हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। हमने लास्ट एक वीडियो में बात करी थी एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, व्हाट इज हेड इंजरी, व्हाट इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, व्हाट इज एपिड्यूरल हेमेटोमा, व्हाट इज सबड्यूरल हेमेटोमा, व्हाट इज क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज क्या होते हैं और ये किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम इंट्राक्रेनियल हेमरेज के एक पार्ट क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा पे बात करेंगे कि क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा क्या होता है। क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा एचडीएच, क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा, क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा इज एन ओल्ड क्लोट, ओल्ड यानी कि पुराना, ओल्ड क्लॉट ऑफ ब्लड इन सबड्यूरल स्पेस। कहां पर? सबड्यूरल स्पेस ऑफ द ब्रेन बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मैटर। तो कहां पे होगा ये? सबड्यूरल स्पेस के अंदर ब्लड का इकट्ठा हो जाना। पुराना ब्लड अगर है तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक, और अगर बिल्कुल फ्रेश ब्लड है या नया है तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? ईटियोलॉजी के पहले हम बात करेंगे कि दिस इज द स्कल बोन, ये स्कल बोन है। इसके नीचे इसी से एडेरेंट होती है, एडेरेंट होती है ड्यूरा, दिस इज ड्यूरा। इसके नीचे, ड्यूरा के जस्ट नीचे अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन है। देन अरेक्नोइड मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा? पायामेटर होती है जो ब्रेन से बिल्कुल एडेरेंट रहती है, ब्रेन से बिल्कुल एडेरेंट रहती है, वो है पायामेटर। पाया मीन्स सॉफ्ट, बिल्कुल एक सॉफ्ट जो ब्रेन से अटैच होती है वो पायामेटर है। जो ड्यूरामेटर है वो बहुत थिक और टेंस होती है, वो सबसे बाहर होती है। तो तीन कवरिंग होती है। ड्यूरामेटर, सबसे पहले स्कल, हम बात करें स्कल बोन, देन उसके बाद ड्यूरामेटर, देन बात करें हम अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और सबसे लास्ट में पायामेटर। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज की अगर हम बात करें तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज अगर स्कल बोन और ड्यूरा के बीच में है, यानी एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। इसको बोलेंगे हम ईडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। ये क्या होगा? बाइकॉन्वेक्स होगा और ए लिमिटेड विद द सूचर लाइन, क्योंकि ये सूचर को क्रॉस नहीं करेगा। ड्यूरा वाज एडेरेंट, टाइटली एडेरेंट टू द सूचर लाइन। अगर हम बात करें कि ब्लड जो हेमरेज है वो ड्यूरा और अरेक्नोइड मेम्ब्रेन के बीच में है, तो जैसे ये ब्लड है ये अरेक्नोइड मेम्ब्रेन और ड्यूरा दोनों के बीच में, यानी कि सब ड्यूरल स्पेस में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल हेमरेज, एचडीएच, सब ड्यूरल मेम्ब्रेन। ये होगा कौन के? वो कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये होगा लेंस शेप बाय कॉन्वेक्स। अगर यही क्लोट अगर वहां पे निकलता है कि अपने ब्रेन के अंदर आ जाता है, पाया को टोन कर देता है, तो क्या होगा इंट्राक्रेनियल हेमरेज का? ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम बात करेंगे, ये हो गया आपका आईसीएच। अब आईसीएच ब्रेन पेरेन्काइमा में हो सकता है, जैसे हाइपरटेंसिव ब्लीड है, थैलेमिक ब्लीड है, बेजल गैंग्लिया ब्लीड है, और जो सरफेस पर है वो भी हो सकता है, जैसे कि कंट्यूजन है ब्रेन में। क्या है? कंट्यूजन है। कंट्यूजन में क्या होगा? पाया टोन रहती है और साथ में आईसीएच रहता है। लेकिन जो आईसीएच है उसमें क्या होगा? वो इनसाइड द ब्रेन, बट इसके अंदर आपकी जो पाया मैटर है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, तो आईसीएच हो सकता है। देन यहाँ पे क्या होते हैं? दो वेंट्रिकल होते हैं। अगर ब्लड इन वेंट्रिकल के अंदर है, तो यहां पर अगर ब्लड है तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। इसको क्या बोलेंगे? आईवीएच।
इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो तीसरा क्या बताया अपन ने, कंट्यूजन। चौथा क्या बताया, आईसीएच। पांचवा क्या हो गया अपना, आईवीएच। तो ये टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज हैं जो हमने अभी पढ़े। और एक जो पार्ट है इसका वो है सबड्यूरल हेमेटोमा। क्या है, एक पार्ट क्या है, सबड्यूरल हेमेटोमा। सबड्यूरल हेमेटोमा अगर फ्रेश ब्लीड है तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा, और अगर ओल्ड क्लोट है जैसा कि डेफिनेशन में बताया हमने तो उसको बोलेंगे हम क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। अब ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन जो रीजन है, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो तो क्या हो गया इसका, ट्रोमा, हेड इंजरी। मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, हेड इंजरी। नंबर 2, जैसे कोएगुलोपैथी, किसी पेशेंट को एंटीप्लेटलेट ड्रग चल रही है, ट्राइबल ट्रोमा हुआ है, किसी को वारफेरिन चल रही है, तो कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो नंबर 2 पे क्या हो गया आपका, कोएगुलोपैथी, कोएगुलेशन डिसऑर्डर या एंटी कोएगुलेंट चल रहे हों किसी पेशेंट को। थर्ड क्या है इसके अंदर, लार्ज सबड्यूरल स्पेस। अगर किसी पेशेंट को लार्ज सबड्यूरल स्पेस है, लार्ज सबड्यूरल स्पेस कब रहेगा, या तो ओल्डर एज ग्रुप में जहां सेरेब्रल कोर्टिकल एट्रोफी मिलेगी, या किसी पेशेंट को जिससे अरेक्नोइड कोई सिस्ट है वो रप्चर हो जाती है। तो जब लार्ज सबड्यूरल स्पेस होगा तो छोटा जो इंजरी है, जो ट्राइबल ट्रॉमा है, वो भी सबड्यूरल स्पेस में आप इकट्ठा हो जाता है। अदर कोज क्या है, जैसे अरेक्नोइड सिस्ट बात करी हमने, पोस्ट लंबर पंक्चर, जब सडन डिकम्प्रेशन हो जाता है, सडन आईसीपी कम हो जाता है, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमने बात करी रिस्क फैक्टर, एजिंग पॉपुलेशन, ओल्ड एज ग्रुप में अगर वो मेडिकल डिजीज के साथ में, कोई एजिंग पॉपुलेशन में मेडिकल कोई साथ में डिजीज हो, क्या क्या हो सकती है, पेशेंट हीमोडायलिसिस पे हो, या एंटी कोएगुलेंट थेरेपी ले रहा हो, जैसे कि एस्प्रिन ले रहा हो, क्लोबिडेग्रोल ले रहा हो, वारफेरिन ले रहा हो, कोई इस तरह के एंटी कोएगुलेंट चल रही हो, एंटी प्लेटलेट जैसे बात करिए एस्प्रिन, क्लोबिडेग्रोल, कोई ड्रग्स जैसे कि इस पिक्चर में दिख रही है, बहुत सारे ड्रग्स चल रही हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, दवाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं, तो बहुत सारे ड्रग्स चल रही हैं। सीवीए का केस है, कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई डीवीटी का है, कोई विनस थ्रोम्बोसिस का है, तो वो एंटी प्लेटलेट और एंटी कोएगुलेंट होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म हेवी एल्कोहल यूज, इसमें लीवर सिरोसिस की संभावना होती है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसमें भी ये हो सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आप कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत टाइम से, एनएसएआईडी ले रहे हैं, ये भी एक एंटी प्लेटलेट का काम करती हैं। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। क्लासिफिकेशन, अभी हमने बात करी कि फ्रेश जो ब्लड है उसको हम एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं, जो पुराना हो जाता है उसको क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। तो एक टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन इसका एक डेवलप किया है। क्या क्लासिफिकेशन है, हम बात करते हैं इसमें, एक्यूट सबड्यूरल अप टू 7 डेज। अगर किसी को फ्रेश इंजरी हुई है तो सीटी स्कैन में 7 दिन तक वो जो ब्लड का क्लोट है वो हाइपरडेंस दिखता है, उसको हम बोलेंगे एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। लेकिन सेकंड और थर्ड वीक में उसको हम बोलेंगे सब एक्यूट। क्यों, क्योंकि वो आइसोडेंस टू ब्रेन, हम बात करेंगे हाइपरडेंस, हाइपोडेंस, आइसोडेंस, तो कंपेरिजन किससे करेंगे, ब्रेन से। हाइपरडेंस टू ब्रेन पेरेन्काइमा, आइसोडेंस टू ब्रेन पेरेन्काइमा, और हाइपोडेंस टू ब्रेन पेरेन्काइमा। आपको सीटी स्कैन में जब भी हाइपरडेंस और हाइपोडेंस वर्ड यूज करना है तो वो आपको कंपेयर करना है। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्कल बोन से कर रहे हैं, सीएसएफ से कर रहे हैं, या ब्रेन से कर रहे हैं, तो हम यहां किससे कंपेयर कर रहे हैं, ब्रेन पेरेन्काइमा से। देन क्रोनिक सबड्यूरल मोर देन 3 वीक और 21 डेज, अगर वो 21 डेज से पुराना है तो हम उसको क्रोनिक सबड्यूरल की उसमें कैटेगरी में शामिल करेंगे। डिफरेंस जो मैंने बताया भी, एक्यूट एंड क्रोनिक में क्या डिफरेंस है, लेस देन 7 डेज, मोर देन 21 डेज, ये पहला डिफरेंस है। एक 1 वीक से कम है, एक 3 वीक से ज्यादा है। दूसरा क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में मिलेगा, पर यहां पे क्या होगा, हाइपरडेंस, नोटेड इट, यहां पे होगा हाइपरडेंस टू ब्रेन पेरेन्काइमा, जबकि यहां क्या मिलेगा, या तो आइसो होगा या आपको हाइपोडेंस मिलेगा टू ब्रेन पेरेन्काइमा एज कंपेयर टू सीटी स्कैन के अंदर फाइंडिंग। तीसरा, इसके अंदर आपको एक्यूट में एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिल सकता है, प्यूपिल अनइक्वल मिल सकती हैं, मोटर डेफिसिट मिल सकती है, जबकि इसके अंदर पेशेंट में भी एसिम्टोमेटिक, आपको एसिम्टोमेटिक केवल एमनेजिया या इनकॉन्टिनेंस या हल्का सा
कोई डेफिसिट लेके भी आ सकता है, वीकनेस, हेमीपेरेसिस, कुछ भी हो सकता है, वो ट्राइवल हल्के से सिम्टम, हेडेक, वर्टाइगो, ये लेके भी आ सकता है। बट एक्यूट में पेशेंट की प्रेजेंटेशन मोर ग्रीवियस रहेगी। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है क्रोनिक सबड्यूरल की, कि क्रोनिक सबड्यूरल यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम टियर ऑफ ब्रीजिंग वेन। जो ब्रीजिंग वेन होती है, जो ड्यूरा मेटर और जो अपने उसके अरेक्नोइड में के बीच में होती है, वो टियर हो जाती है, तो सब ड्यूरल स्पेस में ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन आफ्टर ट्रोमा फॉर द सबड्यूरल हेमेटोमा। फर्दर एक्सपांशन कैसे होगा, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, या तो ऑस्मोसिस होगा, सीएसएफ उसके अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा ब्लड के अंदर और वो एक्सपांड होता जाएगा, या रिकरेंट ब्लीडिंग होती रहेगी, बार बार ट्राइवल ट्रोमा से ब्लीडिंग होती रहती है, या एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चल रही है, बार बार ब्लीडिंग होती रहती है, रिकरेंट ब्लीडिंग। तीसरा, लार्ज सबड्यूरल स्पेस, जो जैसे सेरेब्रल कॉर्टिकल एट्रोफी है, अरेक्नोइड सिस्ट है, तो लार्ज सबड्यूरल स्पेस जो है वो उसको प्रोग्रेशन को हेल्प करता है। देन क्लिनिकल फीचर, यहां एक पिक्चर दिखाई गई है, आप देख रहे हैं गजनी, इससे क्या पता लगता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लेकिन हम यहां बात करेंगे एमनेजिया, ये पिक्चर रिलेवेंट है एमनेजिया से, कि ऐसे पेशेंट जो आपको ओल्ड एज में आते हैं, उनकी मेमोरी कम होती जाती है, याददाश्त में कमजोरी हो जाती है, वो आपको कंप्लेन लेके आते हैं, डिक्रीज मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, इनकॉन्टिनेंस, उनको पता नहीं रहता कहाँ यूरिनेट करना है, कहाँ नहीं करना है, चीज़ें भूल जाते हैं, वो घर वाले ये परेशानी लेकर के आपके पास आते हैं कि इनको ये चीज़ें हो रही हैं। साथ में क्या हो सकता है, आपको हिस्ट्री ऑफ ट्राइवल ट्रॉमा मिलेगी, या बार बार गिर रहा है, बाथरूम में गिर गया, स्लिप हो गया, गिर गया, रिपीटेड ट्रॉमा। साथ में हेडेक हो सकता है एसोसिएटेड विद मे बी नोजिया और वोमिटिंग और नॉट बी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन अगेन हो सकता है पेशेंट के लूसिड इंटरवल हो, कॉन्शियस हो गया हो, पहले अनकॉन्शियस था, सीजर की हिस्ट्री मिल सकती है, डिक्रीज मेमोरी, जैसे कि अभी हमने बात करी, मेमोरी डिक्रीज हो जाती है, पेशेंट कंफ्यूज रहता है हर चीज़ में, आप इररिलेवेंट टॉक करता है, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में परेशानी, स्वेलोविंग, वॉकिंग, चलने में इम्बैलेंस होता है गेट के अंदर, वीकनेस और नमनेस ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड फेस, उसको हेमीपेरेसिस हो सकता है, मोनोपेरेसिस हो सकता है, क्वाड्रीपेरेसिस हो सकता है। दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। डायग्नोसिस, अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मेन स्टेज जो डायग्नोसिस है वो सीटी स्कैन है। इसमें सीटी स्कैन इज द मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे, फॉर कोएगुलोपैथी, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पीटीआईएनआर बढ़ा हुआ है, बीटीसीटी डिरेंज है, तो अपन कोएगुलेशन डिसऑर्डर के लिए करेंगे। उसके बाद सीटी हेड देखेंगे, सीटी हेड में क्या होगा, ये हाइपो टू आइसो डेंस मिलेगा कंपेयर टू ब्रेन पेरेन्काइमा, हाइपो टू आइसो, और कैसा होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स इन नेचर, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा। उसके बाद एमआरआई, एमआरआई का मेन जो हेल्पफुल है वो कहां पर है, जब बायलेटरल क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा हो और वो आइसोडेंस हो, तब आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये सिंगल यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, तो एमआरआई इज मोर हेल्पफुल देन सीटी टू डायग्नोज बायलेटरल क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। सीटी इवैल्यूएशन जैसे हमने अभी बात करी, लेस देन 3 आवर में कैसा दिखेगा, आइसो टू हाइपोडेंस, लेस देन 3 आवर, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रेश ब्लीडिंग। देन 1 to 10 डेज में दिस इज हाइपरडेंस, जैसे हमने बात करी एक्यूट क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा की, एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा की, ये हाइपरडेंस टू ब्रेन होगा। देन वो ब्लड क्लॉट जो है वो रिजोल्व होना शुरू होगा, उसके अंदर आरबीसी सेडिमेंट और प्लाज्मा अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, तो 2 to 3 वीक में कैसा होगा, आइसोडेंस टू ब्रेन, वो आइसोडेंस होगा, और मोर देन 3 वीक वो क्या होगा, हाइपोडेंस टू ब्रेन, ब्रेन पेरेन्काइमा से वो हाइपोडेंस होगा। These are the picture. This is MRI picture. Frontotemporoparital right side chronic subdural hematoma with midline shift. This is midline. After shifting, this is the midline shift, and this is post-operative picture. There is a pneumocranium. Then after burhole, evacuate the chronic subdural, and this is the post-op picture. Here midline shift is reversible. This is also a pre and post-op CT. There is a left side frontotemporoparital chronic subdural hematoma which is isodense to the brain parenchyma. यहाँ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है ब्रेन और ब्लड में, दिस इज आइसोडेंस, एंड देयर इज ए midline shift.
इप्सिलेटरल लेफ्ट साइड का लेटरल वेंट्रिकल जो है वो राइट साइड में आ गया है और ये वाला राइट वाला है, तो दिस इज द मिड लाइन शिफ्ट एंड दिस इज पोस्ट ऑप इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, देयर इज ए बर होल एंड देयर इज ए मिड लाइन शिफ्ट इज गॉन बट देयर इज ए इडेमा इज स्टिल देयर. Then medical treatment. What are the treatment protocol for the chronic subdural hematoma? Patient को सबसे पहले NBM, then IV fluid, then IV antibiotic, prophylactic tranexamic acid for bleeding disorders to clot, and corticosteroid start for decreasing leukocyte chemotaxis which inhibit the degranulation, inhibit neomembrane formation and prevent clot enlargement. ये उसका प्रोग्रेशन रोकता है. अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और आपको पास केवल और केवल माइल्ड सिम्टम लेके आया है तो आप ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चालू कर सकते हैं, कंजर्वेटिव उसको रख सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर है, हेमीपेरेटिक है या अनकॉन्शियस है या मिडलाइन शिफ्ट है, देन यू गो फॉर द सर्जिकल इवैक्यूएशन. ट्रीटमेंट सर्जरी व्हेन नीडेड, दिस में इंक्लूड ड्रिलिंग स्मॉल बरहोल, आप बरहोल करके उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं इन द स्कल टू रिलीव प्रेशर एंड अलाउ ब्लड एंड फ्लूइड टू बी ड्रेन, बरहोल कर सकते हैं. अगर लार्ज हेमेटोमा है और सॉलिड ब्लड है तो आपको क्रेनियोटोमी या लार्ज ओपनिंग करनी पड़ जाती है. क्रेनियोटोमी अगर एक्यूट का कंपोनेंट ज़्यादा है या सेप्टेशन है या रिकरेंस हो रहा है तो फिर आपको क्रेनियोटोमी करके उसको निकालना पड़ेगा. लेकिन अगर सिम्टम नहीं है तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है. देन रिकरेंस, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी. रिकरेंस हो जाता है, पेशेंट वापस एक क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा आपने ऑपरेट किया, वो वापस से आपको एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा में कन्वर्ट हो सकता है या क्रोनिक वापस लेकर के आ जाता है, एक्यूट में कन्वर्ट हो सकता है. सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन हाइपोनेट्रेमिया हो सकते हैं, रीनल फेलियर हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया हो सकते हैं. सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन भी इसमें डेवलप हो सकते हैं. लास्टली पेशेंट क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा अकर ड्यू टू मल्टीपल ईटियोलॉजी, जैसे हमने बात करी, बट कॉमनली ड्यू टू हेड इंजरी. मोस्ट कॉमन कोज इज हेड इंजरी. इन एल्डरली मोस्ट कॉमन किस में? लार्ज सबड्यूरल हेमेटोमा स्पेस होता है, इसलिए एज ग्रुप में होता है ये, बिकॉज ऑफ सब कोर्टिकल एट्रोफी. एंड बरहोल ड्रिलिंग इज सफिशिएंट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. दिस इज द माइनर सर्जरी, सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज रिकवर विद बरहोल सर्जरी. गुड रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस. आप जो सर्जरी करते हैं उनके अच्छे जो रिजल्ट हैं वो आपके एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं. तो गुड रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस आर कम फ्रॉम बैड रिजल्ट्स. अगर कोई ये बोलता है कि उसकी सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो सर्जन या तो वो आपको झूठ बोल रहा है या फिर उसने कभी सर्जरी करी नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड रिजल्ट्स. थैंक यू. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको एनकरेज होते हैं इससे, और हम आपको और मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. थैंक यू.